बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के कई इलाकों में करीब घंटे भर के लिए तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के साउथ वेस्ट मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण दिल्ली, पालम, सरिता विहार, द्वारिका समेत दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश के ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 अकबर रोड, शांति पथ, धौला कुआं, सरिता विहार, द्वारिका और दिल्ली कैंट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां बीते कुछ दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी बारिश हुई, जिसके बाद टेम्परेचर थोड़ा नीचे आया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से थोड़ी सी बारिश के बाद जहां एक तरफ लोगों को थोड़ी राहत गर्मी से मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से यातायात भी स्लो हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। तो ये हम आपको दिल्ली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पानी आप देखिए कितना वहां पानी भर चुका है। गाड़ियां आधी डूबी हुई सी नजर आने लग गई हैं। कुछ देर की बारिश के बाद आलम ये है। वहीं आईजीआई एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई सेवा भी आज हो रही बारिश की वजह से बाधित हुई। हल्की सी बारिश कैसे दिल्ली एनसीआर को पानी पानी कर देती है, जरा ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली की वाटर लॉगिंग की तस्वीरें। पहली तस्वीर पुल प्रहलादपुर की है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के मुनेरिका की है, जहां हल्की बारिश के बाद ही सड़कों पर पानी भर गया, जिससे सुबह सुबह घर से निकलने वाले लोगों को परेशानी होने लगी। तीसरी तस्वीर दिल्ली के नारायणा की है, जहां सड़कों पर पानी देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये महज कुछ मिनटों का पानी है। चौथी तस्वीर मथुरा रोड और 5वीं तस्वीर आईटीओ की है, जो हल्की सी बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाई। वैसे एम्स फ्लाईओवर के पास भी हल्की बूंदाबांदी से सड़कों पर पानी भर गया। तो किस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है थोड़ी देर की बारिश के बाद, देखिए जरा पुल प्रहलादपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मुनेरिका की तस्वीर, जहां पर भारी बारिश के बाद स्थिति कुछ ऐसी कि लोग अब मजबूर हैं, अपने वाहन को किनारे रोककर खड़े हैं। कुछ लोग अगर हिम्मत जुटा रहे हैं और इस पानी के बीच से गुजर भी रहे हैं तो गाड़ी उनकी खराब हो जा रही है और धक्का मारते भी देखिए तस्वीरें में लोग नजर आ रहे हैं। बारिश का इंतजार था, मानसून लगातार दिल्ली में देरी हो रही थी उसमें, और आज बारिश दिल्ली में देखी जा रही है। मैं आपको तस्वीरें लाजपत नगर की दिखा रहा हूँ। यहाँ बारिश सुबह से बनी हुई है और देखिए बारिश का असर फिलहाल यहाँ सड़क पर तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि ट्रैफिक जाम लगे, लेकिन जो बाइक सवार है वो आप देख सकते हैं किस तरह से बस स्टैंड के नीचे अपने आप को बचाकर खड़े हैं। और साथ ही सड़क के किनारे देखिए पानी भरना शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ तस्वीरें दिखाऊं, आप देखिए सड़क के किनारे पर पानी ज़रूर यहाँ भरना शुरू हो गया। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से आज बारिश हुई है, जो उमस भरी गर्मी थी उससे ज़रूर राहत मिलेगी। लोग भी लगातार इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर बारिश किस तरह से हो। तो आसपास यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, लोगों से बात करते देखिए अपने। ये बताइए, बारिश हो गई है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो क्या आप राहत महसूस करेंगे? जी सर, बहुत राहत हो गई हमारे। अच्छा, बहुत परेशान हो रहे थे गर्मी से। हाँ। अब थोड़ा सा राहत मिला हम लोगों को। प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, थोड़ी सी बारिश के बाद हम देख रहे हैं स्थिति कि अलग अलग जगहों पर दिल्ली में पानी भर गया है। जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। क्या कोई टीमें भी मौजूद हैं? किस तरीके के हालात इस वक्त हो गए हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। मैं आपको सीधा ये आरकेपुरम सेक्टर 7 की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पानी भरा हुआ है और पानी इस कदर भरा हुआ है कि बच्चे इसमें तैर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है। बच्चे हैं जो आसपास के, वो इस पानी में तैर रहे हैं। पूरा पानी जहाँ तक आपकी नजर जाएगी भरा हुआ नजर आ रहा है आलम। और पानी की आप डेप्थ देखिए कितनी, वो सामने आपको एक चाय की दुकान नजर आ रही होगी। स्कूटर देखिए आधा पानी में नजर आ रहा है। जो टेबल चेयर लगे हैं उनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। और ये पानी का लेवल यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर रिहाइश लोग हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो क्लियरेंस की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पानी भरा हुआ पीछे तक आप देखिए, जहाँ तक आपको सड़क नजर आएगी पानी ही पानी नजर आएगा। और सबसे बड़ी और जो सबसे अलग तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वो आप देखिए, बच्चे तैर रहे हैं। ये पानी का लेवल है कि यहाँ आसपास के बच्चे जो यहाँ रहते हैं वो
पानी में खेल रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। ये पानी सीवरों का, नालों का पानी है जिनकी निकासी नहीं हुई है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको मैं दिल्ली की दिखा रही हूँ। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सड़कों की बात कीजिए, एमसीडी की सड़कों की बात कीजिए, हर जगह बुरा हाल है क्योंकि गाद नहीं निकाली गई, सिल्ट नहीं निकाली गई और उसके बाद हर जगह जल भराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, हल्की बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया है। सड़कों पर जमा पानी निकलने लगा है अब, लेकिन अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। बारिश की वजह से दिल्ली की कई सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। कुछ जगहों पर जाम लगने से लोग परेशान भी दिखे। अब आपको जरा दो तस्वीरें भी दिखा दें। पहली तस्वीर धौला कुआं की, जहां पर सड़कें दिख रही हैं लेकिन गाड़ियां वहां रेंगती हुई दिख रही हैं। दूसरी तरफ आईटीओ की तस्वीरें, जहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। और प्रियंका, जहां दो तरीके की समस्याएं हल्की बारिश में दिल्ली वासियों को देखनी होती है, पहली जिस तरीके से पानी भर जाता है, दूसरी जैम के हालात, और कई जगहों पर ऐसे हालात दिख भी रहे हैं अब। जी बिल्कुल, धौला कुआं स्ट्रेच की अगर बात करें तो आमतौर पे जो पीक आवर्स होते हैं वहां पर उस स्ट्रेच में जाम नजर आता है, लेकिन इस वक्त भी जबकि पीक आवर नहीं है, धौला कुआं में जाम की तस्वीरें बनी हुई हैं। पूरी सिचुएशन, अगर आप डार्क स्क्वायर दिल्ली कैंट की तरफ से धौला कुआं आएंगे, वो रास्ता भी ब्लॉक है। मोती बाग से आप गुरुग्राम के लिए जाएंगे, वो रास्ते पे भी पूरा ट्रैफिक बना हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं और इन ट्रैफिक जाम का मुख्यतः कारण ये है कि गाड़ियां खराब हो गई हैं। गाड़ियां खराब होने की वजह से गाड़ियां बीच में रुकी हुई है, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम हो रहा है। कहीं पर जल भराव की स्थिति है जिसकी वजह से गाड़ियां पूरी एक लेन छोड़कर चल रही हैं। तो स्थिति दोनों तरफ की बनी हुई है। एक तस्वीरें जो मैं आपको यहाँ वाटर लॉगिंग की दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें हैं जो दिल्ली के कई इलाकों से देखने को मिल रही है। बारिश बंद हो चुकी है लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है। एक एमसीडी की गाड़ी यहाँ से जा भी चुकी है, उसके बाद भी पानी पूरी तरीके से निकाला नहीं जा सका है। बच्चे हैं जो यहाँ इस गंदे पानी में तैर रहे हैं और साथ ही लोगों के लिए जिनके घर पीछे की तरफ है उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत इस वाटर लॉगिंग की वजह से हो रही है। ये रास्ता है, आप देखिए, बड़ी बड़ी बसेस यहाँ से जा रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं और केवल एक कोने से यहाँ से रास्ता जा पा रहा है क्योंकि पूरी रोड पीछे तक यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है। तो मुख्य समस्याएं फिलहाल दिल्ली वाले फेस कर रहे हैं, एक जल भराव की, दूसरी ट्रैफिक जैम की। और इतना समय होने के बाद, बारिश बंद हो जाने के बाद भी इन दोनों ही चीजों में राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। जी, तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, जहां एक तरफ देखिए थोड़ी राहत लोगों को गर्मी से जरूर मिली है, लेकिन थोड़ी सी बारिश, पानी भर जाता है अलग अलग जगहों पर। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई। धौला कुआं में देखिए आप किस तरीके से ट्रैफिक के हालात दिख रहे हैं। आईटीओ पर भी ट्रैफिक जैम के हालात बने हुए हैं। गाड़ियां अब रेंग कर चलने को मजबूर हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली में देखने को मिलती है। तो मानसून की बारिश शुरू हुई है, आज ही से ये दस्तक दी गई है। मौसम विभाग भी ये कह रहा है आने वाले दिनों में कुछ बारिश और हो सकती है, लेकिन पहले ही दिन जरा आप देखिए किस तरीके के हालात बन गए। थोड़ी बारिश और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। यहाँ पर जो गाड़ियां निकल भी रही हैं, या तो उनकी स्पीड बहुत धीमी है या कई गाड़ियां रास्ते पर खराब हो जा रही हैं, जिसकी वजह से भी जाम जैसे हालात से लोगों को जूझना हो रहा है। तो मॉनसून की पहली दस्तक, और उस दस्तक में ही जरा आप देखिए हालात दिल्ली के क्या हो गए हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई सी नजर आ रही हैं। भारी जैम के हालात से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है क्योंकि आज वीकडेज हैं, लोग दफ्तर के लिए भी निकल रहे हैं। ऐसे में सुबह जो बारिश हो रही थी, लोगों को देर भी हुई क्योंकि जैम के हालात से लोग जूझते दिखे। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2022 का चुनाव यानी 2022 का विधानसभा चुनाव अगले साल है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में चल रहे हैं। आखिरकार जनता के मन में जो भी सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आपके दिल में जो सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो चुनाव में अब लगभग 6 महीने बचे हैं। लगभग सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि आप भी दिल्ली आए और दिल्ली के लोग भी लखनऊ आए। मान लिया जाए अब
योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से या फिर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है? देखिए, चुनाव हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं। लोक कल्याण के मार्ग पर जाने का और जनता के बीच अपने शासन की योजनाओं को पहुंचाने का है। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी जरूरत इस समय क्यों पड़ी? देखिए, हर राज्य को अपने फ्यूचर के कार्यक्रम तय करने पड़ते हैं, भविष्य की कार्य योजना तय करनी पड़ती है। डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अगर यूपी की हम बात करते हैं तो हम नेशनल एवरेज से अभी भी बहुत सारे मुद्दों पर पीछे हैं। जैसे 2016 के डाटा अगर हम देखेंगे, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो नेशनल एवरेज है उससे पीछे रहे। यद्यपि 4 वर्षों में उसमें काफी सुधार करने का प्रयास हुआ, लेकिन अभी भी हमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको अचीव करने में समय लगेगा। उसके कारकों को ढूंढना और फिर उसके अनुसार रणनीति बनाना जी, और उसी के तहत हम लोगों को 2021 से लेकर 30 के बीच की आगामी 10 वर्षों की एक जनसंख्या नीति घोषित करनी पड़ी। राज्य सरकार ने उसको लॉन्च किया है और अवेयरनेस के कार्यक्रम को फोकस किया है। देखिए, हमें एक चीज को नोट करना होगा, जब हम जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं जी, तो हमें जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए 2 चीजें देखनी जरूर पड़ेंगी। एक, व्यापक जागरूकता और फोकस्ड करके उन कुछ तबके को जहां पर अभी भी जागरूकता का अभाव है। आपकी सरकार पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है। अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है, जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जी, जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक मां की सुरक्षा का और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली देखिए, दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये शिशु मृत्यु दर इसलिए हो रही है कि 2 बच्चों के बीच में गैप कम होगा तो स्वाभाविक रूप से वे कमजोर होंगे, कुपोषित होंगे। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है, ये तो अब साइंटिफिक मां के साथ भी हो सकता है। मैं साइंटिफिक रीजन, हमारी जो पॉलिसी है पूरी साइंटिफिक रीजन पर लॉजिक दिया जा रहा है। दूसरा जी हमने ये भी पक्ष रखा है जी, कि हमें हर हाल में जनसांख्यिकी असंतुलन को भी नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, रिलीजियस डेमोग्राफी एक सच्चाई है और हमें उस सच्चाई से कभी भी अपने को दूर नहीं करना चाहिए। हम पॉलिटिकल कारणों से सच्चाई को विस्मृत कर दें, ये धोखा होगा समाज के साथ भी और देश के साथ भी। पूर्व विदेश मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, सलमान खुर्शीद, वो तो बहुत बड़ा बोल गए। वो कहते हैं कि ऐसा अगर कानून लाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ये बताना चाहिए कि उनके, हालांकि विवादित बयान है ये, कि उनको घोषणा करनी चाहिए कि कितने वैध बच्चे हैं, कितने अवैध बच्चे हैं, घोषणा कर दें, उसके बाद कानून ले आए आप लोग। देखिए, जो उनका बयान आया है जी, ये परंपरा और संस्कृति कांग्रेस के अंदर ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि उनके संस्कारों में रंगे हैं तो स्वाभाविक रूप से जिस संस्कार में रंगे होंगे उसी की भाषा बोलेंगे वे। भारतीय जनता पार्टी
ने पहले ही बात की है कि दल से ऊपर देश। जब देश के ऊपर संकट होगा हम देश के हितों के लिए कार्य करेंगे। तो ये पॉलिसी आएगी और पॉलिसी हम लॉन्च कर चुके हैं। चलिए मैं एक अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक आम आदमी पार्टी के नेता भी अखिलेश यादव से मिले। अब हो सकता है आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव का गठबंधन हो जाए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर दल को अपना गठबंधन करने का अधिकार है, कौन रोक रहा है? चुनौती के रूप में देखते हैं? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, उनके लिए अपने आप में चुनौती है। अगर फ्री बिजली वाली स्कीम वो यूपी में भी ले आए, उत्तराखंड में तो ले ही आए हैं। देखिए, आपके बगल के यूपी में 2017 के पहले क्या होता था जी, कितने जनपदों को और कितने घरों को बिजली मिलती थी? सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,23,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने के साथ ही 1,38,00,000 लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने किया। और राज्य के अंदर हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे करेंगे। लेकिन दिल्ली में ये इसके नाम पर क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कोरोना के दौरान दिल्ली में क्या हो गया था? अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता, फ्री बिजली पर जनता नहीं, मैं वही आ रहा हूं पहले। जी मैं उस पे आ रहा हूं। अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता तो दिल्ली के अंदर तो लोगों को तड़प तड़प करके मरने के लिए छोड़ देते। बेड्स हम लोगों को उपलब्ध करवाने पड़े। यूपी 24 करोड़ की आबादी का राज्य है और 24 करोड़ की आबादी के राज्य में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही थी। और दिल्ली 2 करोड़ की आबादी का राज्य और 800 मीट्रिक टन में इनके ऑक्सीजन कम पड़ रहा था। कहां ब्लैक हो रही थी ऑक्सीजन? और जब भारत सरकार ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, सब भाग गए। आज इनके सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीजों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। लेकिन इस बार उन्होंने राजभर साहब को भी साथ ले लिया है। हाँ, ठीक बात है। सोशल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हर एक दल को अपने साथ लेने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी ले रही है तो ओवैसी क्यों नहीं लेंगे? समाजवादी पार्टी को तो तकलीफ है। वो कहते हैं ओवैसी जो है वो हमारा वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, वोट किसका है, यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाते हैं कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी है। भाई, तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। आप अपना मुकाबला 2022 में किसके साथ देखते हैं? अखिलेश जी के साथ देखते हैं, मायावती जी के साथ देखते हैं, प्रियंका वाड्रा के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं? हालांकि राजभर साहब तो थ्योरी लेके आए हैं 4 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक मुसलमान सीएम भी होगा। ठीक ही बात है भाई, हर एक को अपना मुकाबला किससे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, देखिए, अपने पुराने रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से ही होगा कि बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे बेहतर सीटें कैसे जीत सकती है। वहां तक ये लोग कोई पहुंच नहीं पाएगा। पंचायत चुनाव के रुझान पहले बता चुके हैं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव ने बता चुके वो कर, ये सब देखिए थके हुए हारे हुए चेहरे हैं। ये लोग पहले ही हिम्मत हार चुके हैं, इसलिए अनर्गल कुछ भी बोल दो। बड़ा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बड़ी चुनौती कौन हो सकता है, या फिर एक चेहरा जो आपको लगता है जिसके साथ मुकाबला है? देखिए, पब्लिक सबके कृत्यों को जान रही है, हर व्यक्ति की जान रहा है।
परिवारवाद, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, ये चीजें देख करके जनता में अपने आप में एक सिहरन होती है देख करके। मैं अब धर्मांतरण के मुद्दे पर आता हूं। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा एक्सपोजे किया है। देश भी चौंक गया है इस खुलासे को देखकर और अभी भी कार्रवाई जारी है। इस गैंग के आतंकी कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी धर्मांतरण का काम ये लोग कर रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं? केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लगाने का भी एक कुत्सित षड्यंत्र है। ये सेंध है सुरक्षा पे। मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाकर उन संस्थाओं को जहां पर मूक बधिर बच्चे हैं वहां पर अपना एक ट्रेनर, जिहादी ट्रेनर को भेज करके उसके माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश कराना, फिर कोड वर्ड में और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेज को पास करना, फिर उनका दुरुपयोग सुसाइड स्क्वाड या फिर कहीं पर किसी ऐसे सेंटर को निशाना बनाने के लिए करना जो व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा से और हित से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। यूपी एटीएस ने इस कार्य को पूरी उसके साथ खोला है, पर्दाफाश किया है। हमारे 500 से अधिक टीमें इस पे काम कर रही हैं। मैं एक और घटना की बात करता हूं। हाल फिलहाल में लोनी में एक घटना हुई जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की दाढ़ी को काटने का प्रयास हुआ और उस विषय को, जो कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, उसको एक धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी साहब ने तो बोला ये हिंदूवादी गुंडे हैं। राहुल गांधी ने बोला कि ने तो इस घटना को राम भक्तों के साथ जोड़ दिया। कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जो कुछ हुआ गाजियाबाद की लोनी में? देखिए, एक तो उसमें कोई हिंदू नहीं था। बिना सोचे समझे जब कोई बात हम करते हैं तो मुझे लगता है कि वह स्थिति उसके सामने वैसी स्थिति जैसे राहुल जी का है। राहुल गांधी क्यों देश के अंदर गंभीरता से नहीं लिए जाते हैं? क्योंकि सबको मालूम है कि व्यक्ति जो बात बोलेगा इसमें कोई गंभीरता नहीं होती है और कोई सच्चाई नहीं होती है। क्यों कांग्रेस की दुर्गति हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि हर एक मामले को राजनीतिक रूप देना और हल्की बयानबाजी करना, तह तक जाए बगैर, सच्चाई को जाने बगैर जब हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं। आपका तो राहुल गांधी के साथ भी अनुभव रहा है। सदन के अंदर आप लोग एक ही सदन के सदस्य थे। रहे हैं काफी। वो अमेठी से सांसद थे, आप गोरखपुर से सांसद थे। हाँ, मैं सांसद रहा हूं। मैं राहुल जी से पहले सांसद बन गया था। और आपकी उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं है आप दोनों की? नहीं, राहुल जी मुझसे 1 साल बड़े हैं। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने बोला कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका पूरे देश में डीएनए एक है। उनका बयान यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता एक बहुत भ्रामक है, क्योंकि वे अलग नहीं है बल्कि एक है। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। अब इसको लेके बड़ा सारा विवाद खड़ा हो गया कि एक बार फिर जो है वो पूरा का पूरा प्रयास है कि सब लोग हिंदू है, सब में हिंदुओं का डीएनए है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें विवाद का विषय इसको नहीं बनाया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि जो बयान दिया गया है वो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। अब आप विज्ञान को भी ना माने तो उसमें क्या कोई कर सकता है? जो चीज विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किया गया हो और डीएनए थ्योरी के माध्यम से भी प्रमाणित हो, अब आप न माने, जबरदस्ती आप अपने को दोषी जगह से जोड़ने का प्रयास करें तो ये बुद्धि का फर्क हो सकता है, लेकिन डीएनए थ्योरी ने इस चीज को साबित किया है। लेकिन मायावती कहती हैं कि बीजेपी वालों के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। मायावती जी ज्यादा बेहतर जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं इनके बारे में। चलिए, अगला सवाल कांवड़ यात्रा को लेकर है। लाखों शिव भक्त बड़ी दुविधा में है कि इस बार कांवड़ यात्रा होगी या फिर नहीं होगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर असमंजस में है। यूपी सरकार का क्या कहना है इस विषय के ऊपर, क्योंकि कोरोना की 3rd वेव का भी बड़ा खतरा है? देखिए, महामारी में जितना कोई व्यक्ति बचाव कर पाएगा वही सतर्कता उसे इस महामारी से बचा पाएगी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराया, फ्री में वैक्सीन कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश ने इसके बारे में बैठक कर ली है और हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि एक कांवड़ संघों के साथ संवाद बनाना है
और कावड़ संघों के साथ संवाद बना करके जिन लोगों के संकल्प हैं हम उनको रोकेंगे नहीं। कावड़ यात्रा पे कोई बैन नहीं हम लगाने जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करने का, उनके साथ संवाद बनाकर के संख्या सीमित करने का, और जितनी कम संख्या हो सकती उतनी कम संख्या में लोग जाएंगे तो हम प्रोटोकॉल का भी पालन करवा पाएंगे, उनके लिए सुविधा भी दे पाएंगे। लेकिन हम किसी चीज को बैन नहीं करेंगे, हम हर प्रकार की सुविधा भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे। किसान आंदोलन पर मैं आता हूं। राकेश टिकैत जो है वो कह रहे हैं कि अब मैं यूपी का दौरा करूंगा और 1 अगस्त से मैं यूपी समेत कई राज्यों में अपना आंदोलन तेज करूंगा। इसको आप कैसे लेते हैं? हालांकि अब 7 महीने से ज्यादा हो गए, लगभग 8 महीने हो गए, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। देखिए, संवाद समस्या का समाधान होता है जी। भारत सरकार ने संवाद के सारे तरीके अपनाए, हर एक स्तर पर संतुष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन जब किसान एजेंडे का हिस्सा न हो और हम किसान की कंधे पर बंदूक रख करके सरकार पर साधने का प्रयास करें और उसके पीछे विदेशी पैसा लगाने का के पैसे उसके पीछे लगे हुए हों, तो इस प्रकार की स्थिति आती है। बिल्कुल, हम आखिरी दौर में है। मैं थर्ड वेव को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि देश इस समय देखिए, थर्ड वेव की पूरी तैयारी हमारे पास है जी। हमने 27 वैक्सीनेशन का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, आप लोग नंबर 1 पे हैं उसमें। तो देखिए, वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है, टेस्टिंग में यूपी नंबर 1 पर है, और यही नहीं, लेकिन यूपी की जनसंख्या काफी है। मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग सभी को ले रहे हैं, हम सभी को वैक्सीनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विस्तार हुआ जिसमें 15 मंत्री उत्तर प्रदेश से आए। 2022 की तैयारी मान सकते हैं इसको? देखिए, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश को केंद्रीय कैबिनेट में इतने बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व मिला है। पहले कार्यकाल में मिला, दूसरे कार्यकाल में भी ये उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, और हर क्षेत्र को और सामाजिक संतुलन को भी उसमें देखने का प्रयास हुआ है। इस सभी लोगों को वहां पे प्रतिनिधित्व मिला है। 2022 की तैयारी उत्तर प्रदेश में है और हम लोग उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो अगला सवाल मेरा यह बनता है कि मोदी जी की कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, तो योगी जी की कैबिनेट का विस्तार अब होगा नहीं होगा 2022 से पहले? देखिए, मुझे लगता है कि आपके पास ज्यादा पुख्ता जानकारी होगी और आप मुझे उस जानकारी को शेयर कर लेंगे तो मैं उसको आगे लेके चलता हूं। जी चलिए, मेरे पास कैसे जानकारी होगी? जानकारी तो आप देंगे, कैबिनेट आपकी है। लेकिन मैं बढ़ता हूं आगे। अगला मेरा सवाल है कि एटीएस, यूपी एटीएस ने अलकायदा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। लखनऊ के ककोरी से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सीरियल ब्लास्ट की साजिश ये लोग रच रहे थे और इनके टारगेट पे 2 बड़े नेता भी थे। अब वो कौन नेता थे? एक आंकलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आप टारगेट पे हो सकते हो, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को या यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी संस्थाएं पूरी तरह अलर्ट हैं, कार्य कर रही हैं और ऐसे तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर प्रकार से तैयार भी हैं। माफियाओं और योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा है, ऐसा क्यों है? देखिए, जिसका प्रदेश के विकास और प्रदेश की समृद्धि में, प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली और प्रदेश की समृद्धि में से 36 का आंकड़ा है, उससे मेरा 36 का आंकड़ा होगा। मेरा किसी से व्यक्तिगत, किसी से जातिगत, किसी से अन्य कोई दुश्मनी नहीं है और मेरी किसी से दुश्मनी भी होगी क्यों। लेकिन पर आरोप आप पर यह कि माफियाओं के बहाने आप विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर लेते हैं। देखिए, माफियाओं के बहाने किसी नेता को नहीं टारगेट किया गया है। ये पेशेवर अपराधी और माफिया हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से किया है। आप अनुमान करिए 1200-1400 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक हम इनकी जब्त कर चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, एक संदेश भी है, अवैध संपत्ति अर्जित करोगे तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा और जब्त भी होगी, वो कोई भी हो। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है मुख्तार अंसारी की, मैं आप ही से पूछ लेता हूं कितनी सही है कितनी गलत है।
पहली फोटो में तो वो बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, मूछें एकदम तनी हुई हैं, एकदम बाल बाल ठीक है। दूसरी फोटो में दाढ़ी बड़ी हुई है और मूछें उनकी नीचे हैं। तो मतलब अब मुख्तार अंसारी का जेल में ये हाल है, वो सही है बात? मैं फोटो देखता नहीं इस प्रकार के। अरे हम देखेंगे महापुरुषों का, देखेंगे देवी देवताओं का फोटो देखेंगे, नहीं वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। माफिया का फोटो क्यों देखें? लेकिन जिसके जैसे कृत्य होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। और आप पे आरोप है कि मुख्तार अंसारी को आप अपनी जिद के लिए पंजाब से यूपी विजिट लाए। देखिए, मैं किसी जिद के नाते किसी को नहीं लाया हूं जी। कानून के दायरे में हर अपराधी को आना चाहिए और किसी नेता को और किसी पार्टी को यह अधिकार नहीं कि किसी माफिया को संरक्षण देकर के उसका सरपरस्त बने। कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा कि इस माफिया को 2 वर्ष से अधिक समय तक पंजाब की जेलों में रख करके वहां सुविधाएं क्यों उपलब्ध करा रहे थे। यूपी में आप कांग्रेस की हैसियत क्या देखते हैं योगी जी? देखिए, 0 + 0 हमेशा 0 होता है और मुझे लगता है कि कांग्रेस की यही हैसियत है। जी योगी जी, मैंने सोशल मीडिया पे ऐलान किया था कि मैं आपका साक्षात्कार करने के लिए आ रहा हूं, तो बहुत सारे सवाल आए। अगर मैं उनमें से 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। एक कानपुर से किसी ने सवाल पूछा आपके लिए, मेरा पीसीआर मुझे बता रहा है। सवाल उन्होंने पूछा आपसे कि योगी जी सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कुछ कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं? नहीं, मैं पढ़ता जरूर हूं, फिल्म देखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन मैं जब मौका मिलता है मेरे टेबल में हमेशा एक पुस्तक जरूर होती है, अलग अलग विषयों से संबंधित होती है। यूपी की इकोनॉमी से संबंधित होती है, यूपी की समाज व्यवस्था से संबंधित भी होती है, अध्यात्म से संबंधित भी होती है, सामाजिक जीवन से संबंधित भी होती है, और हर एक पक्ष से जुड़ी हुई उस पुस्तकों को भी मैं जरूर देखता हूं। योगी जी, आखिरी सवाल, 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं, परीक्षा होगी? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 2017 के इतिहास को दोहराएगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो। आपके लिए भी बड़ी परीक्षा है ये? मैंने कहा ना, हमारा हर दिन परीक्षा है जी, और हमेशा हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, आपने समय दिया न्यूज़ 18 को और खुल के हर विषय पर बात रखी। तो ये थे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हर विषय पर जो आपके दिल में मुझे लगता है सवाल होंगे, आज तमाम सवालों के जवाब न्यूज़ 18 के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। सब योग को अपनाएं, योग व्रती बने, आयुर्वेद व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, प्रकृति व्रती बने, गो व्रती बने, राष्ट्र व्रती बने, कि एक तरफ योग और दूसरी तरफ पैट्रियटिज्म, स्वाभिमान को लेकर के स्वास्थ्य के और समृद्धि के नए शिखर छुए। माना कि चारों ओर चुनौतियां बहुत हैं, अपनों को खोया है, एक वेदना है, दर्द है, अलग अलग प्रकार की। इन संकटों, संघर्षों और चुनौतियों के बीच में आगे बढ़ना है तो योग हमारा संबल बनेगा और उद्योग हमारा समृद्धि और हमारे जीवन के स्वावलंबन का, हमारी खुशियों का आधार बनेगा। इसी संकल्प के साथ मेरा बहुत बहुत सबको प्रणाम, और ऐसे हम आपकी सेवा साधना करते रहेंगे अंतिम श्वास तक। रक्त की आखिरी बूंद भी इस भारत माता की सेवा के लिए समर्पित रहेगी, और जो देश के करोड़ों लोगों ने हम पर विश्वास किया है, हम उसको और ऊंचाई देंगे और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बना करके ही हम रुकेंगे, चाहे इसमें 20, 25, 50 साल क्यों ना लग जाएं। और हमें विश्वास है 2040-50 तक ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। नमस्ते, धन्यवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।